गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज हम लोग कल चैप्टर अपना कर रहे थे, पार्ट 1 कर रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना। हमने पार्ट 1 में अपना थोड़ा सा निपटा लिया था। आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। हम पढ़ रहे थे यात्रा करने वाले फुटकर व्यापारी। मैंने उस पार्ट में 2 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा दिए थे, बट अब मैं फिर से उसे 2 पॉइंट्स को रिवाइज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो हम जानेंगे कि यात्रा करने वाले खुदरा विक्रेता कौन होते हैं। 2 पॉइंट्स हमने कर लिए थे। पहला पॉइंट आता है कि फेरी वाले कौन से होते हैं। ये एक छोटे उत्पादक होते हैं जो कि आमतौर पर गैर मानवीकृत यानी कि कम मूल्य वाले ऐसे सामान बेचते हैं, ऐसे उत्पादों को बेचते हैं जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, खिलौने हो गए, इन सब का ये व्यापार करते हैं। वह उत्पादकों को साइकिल या फिर ठेले पर या हाथ में साइकिल रिक्शा या फिर अपने सिर पर रखकर ले जाते हैं, ठीक है। और ग्राहक के दरवाज़ों पर अपने उत्पाद को क्या करते हैं, बेचते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे बेचते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारे बाजारी व्यापार। बाजारी ये छोटा फुटकर व्यापार होता है जो कि अलग अलग स्थानों पर अपनी दुकानें खोलते हैं। बाजारी व्यापार जो होता है नियमित दिन होते हैं इसमें, जैसे कि प्रत्येक शनिवार या फिर मंगलवार, ठीक है। प्रत्येक मंगलवार या फिर शनिवार ये लोग अपना बाज़ार लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं। ये व्यापारी एक ही लाइन में सामान जैसे कि खिलौने को, रेडीमेड गारमेंट, क्रॉकरी, रसोई का सामान, किचन का, ये सब का इन सब का कारोबार करते हैं। और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन या वीकेंड मार्केट होती है, ये एक तरह से बाज़ारी व्यापार, ठीक है, शनिवार और मंगलवार को लगाते हैं। फिर रेडी या फिर पटरी वाले कौन से होते हैं, यानी कि फुटपाथ विक्रेता जो होता है, फुटपाथ पर जो सामान बेचता है। इस प्रकार के खुदरा विक्रेता उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ बड़ी संख्या में जो है तैरती हुई आबादी इकट्ठी होती है, ठीक है, जहाँ पे तैरती हुई आबादी होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, बस स्टेशन पर आदि। ये सामान्य उपयोगी की उपभोक्ता जैसे कि ये स्टेशनरी का सामान बेच लेते हैं, न्यूज़पेपर बेच लेते हैं, खिलौना, टॉयज़ आदि को ये बेचते हैं, ठीक है। वे अपने व्यवसाय को स्थान को बार बार नहीं बदलते हैं, ठीक है, ठीक है, बार बार अपना रास्ता ये लोग नहीं बदलते हैं। साथ ही साथ सस्ता जैक वाले फुटकर विक्रेता जो होते हैं, इसकी जो व्यवसायिक क्षेत्र होता है अस्थायी प्रकृति का होता है। अस्थायी एक जगह स्थायी नहीं होती, स्वतंत्र दुकानें होती हैं ये। वे अपना व्यवसाय एक इलाके में दूसरे इलाके में बदलते रहते हैं, फटाफट बदलते रहते हैं, लेकिन बहुत बार नहीं बदलते, ठीक है, जल्दी नहीं बदलते। वे उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि घड़ियाँ, जूते, बाल्टी आदि ये सब चीज़ें मरम्मत का काम करते हैं, जल्दी नहीं बदलते, ठीक है। घुमंतु विक्रेता कौन से होते हैं, घुमंतु फुटकर विक्रेता कौन से होते हैं। घुमंतु फुटकर विक्रेता जो होते हैं, ये व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है इनका, और वह स्थान एक दूसरे स्थान पर घूम के करते रहते हैं। घुमंतु से यही मिल रहा है। और इसका एक पॉइंट होता है हॉकर, यानी कि पैडलर। हॉकर माने ठेली वाले जो होते हैं, वे उत्पादक होते हैं जो उत्पादों को साइकिल पर ले जाते हैं या फिर सुनाते हैं, ठीक है। वह मध्य मूल्य उत्पादों का सौदा करते हैं। कम मूल्य की चीज़ होते हैं उन्हीं का सौदा ये लोग करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसका पॉइंट होता है किसका, घुमंतु का, ठीक है, बाजार उपभोक्ता, ठीक है। बाजार के व्यापारी होते हैं, ये फुटकर विक्रेता होते हैं जो निश्चित दिनों में जैसे कि शनिवार हो गया, शुक्रवार हो गया आदि को अपनी दुकानें खोलते हैं, सिर्फ वीकेंड मार्केट, ठीक है। डी होता है सस्ते जैक कौन सा होता है, जब वे घड़ियाँ आदि की मरम्मत जो करते हैं, जो मरम्मत करने वाला होता है, जो बार बार अपना स्थान नहीं बदलता, घड़ियों को ठीक कर दिया, चप्पलों को ठीक कर दिया, ये ऐसे हमारे सस्ते जैक होते हैं, ठीक है। फिर द्वितीय फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, मतलब फिक्स्ड शॉप स्थायी दुकानों वाले जो फुटकर व्यापारी होते हैं, ठीक है। ये ऐसे फुटकर व्यापारी होते हैं जो अपना माल बेचने के लिए स्थायी प्रतिष्ठान खोलते हैं। स्थायी इनकी दुकानें होती हैं, स्थायी दुकानें फुटकर विक्रेता कहलाती हैं, ठीक है। अचल दुकान खुदरा विक्रेता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अचल दुकानें, स्थायी दुकानों को अचल 2 मिल रहा है, जो चल नहीं सकती दुकानें, स्थायी दुकानें जो होती हैं हमारी, ठीक है। ये इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं कि घुमंतु व्यापारियों की तुलना भी हो रही है। घुमंतु विक्रेता की तुलना में स्थायी दुकान जो है खुदरा विक्रेता के पास अधिक संसाधन होते हैं। किसके पास, खुदरा विक्रेता के पास
घुमंतु व्यापारी की तुलना में जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, उनकी तुलना में जो स्थायी दुकानें होती हैं, स्थायी दुकानें खुदरा विक्रेता के पास जो है, खुदरा स्थायी दुकानें जो एक ही जगह दुकान स्थित करके रहती हैं, अपनी जल्दी दुकानें नहीं बदलती हैं, उनके पास अधिक संसाधन होते हैं। ठीक है, वे टिकाऊ और साथ ही गैर टिकाऊ वस्तुओं का भी उपयोग व्यापार करते हैं। टिकाऊ वस्तुएं जो होती हैं जैसे कि हमारे फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब होती हैं, और गैर टिकाऊ जैसे कि हमारे दैनिक चीज़ें। ठीक है जी। और फिर इन सब का व्यापार करते हैं। साथ ही साथ निश्चित दुकानें जो होती हैं, निश्चित दुकान खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न आकार के समूह जो बहुत छोटे से बहुत बड़े तक भिन्न होते हैं। काफ़ी छोटे सामान भी बेचते हैं, काफ़ी बड़े सामान भी बेचते हैं। वे ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी देते हैं, मरम्मत भी कर देते हैं। ठीक है, और ऋण सुविधा भी प्रदान उन्हें कर देते हैं। ठीक है। फिक्स्ड शॉप रिटेल्स के प्रकार क्या होते हैं? ये जो अचल दुकानें होती हैं, अचल से फिक्स्ड शॉप से ही मतलब है, दुकान जो होती हैं खुदरा विक्रेताओं के, इनमें दो प्रकार में इन्हें वर्गीकृत किया गया। छोटे दुकानदार, बड़े खुदरा विक्रेता। ठीक है, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार। तो छोटे रिटेल्स शॉप जो है हमारी, फिक्स्ड शॉप, स्मॉल रिटेल्स निम्नलिखित शामिल होते हैं इसमें कि, तो पहला इसका पॉइंट होता है सामान्य स्टोर। सामान्य स्टोर हमारे कौन से होते हैं? ये वे दुकानें होती हैं जिसमें उपभोक्ताओं के दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों की सामान जो हमारे इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा करने के लिए इसमें आवश्यक उत्पाद होते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी के आइटम हो गए, किराना आइटम हो गए आदि। ठीक है, बच्चों के कपड़े, पुरुष के कपड़े, खिलौने आदि। ये दुकानें आमतौर पर केंद्रीय स्थान पर स्थित होती है। केंद्रीय मतलब केंद्रीय स्थान पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, क्षेत्र के मिड पॉइंट पर, केंद्रीय स्थान पर ये दुकानें स्थित होती हैं, ताकि हर जगह ये पास पड़े, जहाँ बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित होते हैं। ठीक है। और स्टिल्ड स्टॉक धारक जो होते हैं हमारे, वह छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जो आमतौर पर तैरती हुई आबादी पर स्थान पाए जाते हैं। ये ऐसे जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में आबादी पाई जाती है लोगों की, जहाँ पर ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं सामान खरीदने के लिए, ऐसी जगह पर ये स्थानों पर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, जैसे सड़क पार करना, ठीक है, मुख्य सड़क आदि ऐसी जगहों पर ये मिलते हैं। वह विभिन्न प्रकार के सस्ते सामान जैसे कि शीतल पेय, सिगरेट, खिलौने आदि ये सब सामान बेचते हैं। और साथ ही साथ पुराने सामान की भी ये लोग बेचते हैं। पुराने सामान की दुकान जो होती है, पुराने सामान की भी दुकान होती है। ये दुकानें पुराने या फिर इस्तेमाल किए गए सामान जैसे कि किताब लेते हो ना, सेकेंड हैंड बुक्स, वही कपड़े, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल और आदि का काम भी करती हैं। यह आमतौर पर ऐसी जगह पर ये काम करते हैं। साथ ही साथ आमतौर पर सड़क के चौराहे या फिर व्यस्त सड़कों या स्टॉल या फिर अस्थायी संरचना की होती हैं ये। ठीक है। फिर आता है फिक्स्ड शॉप रिटेल्स। फिक्स शॉप रिटेल्स कौन सी होती है? ये स्थायी दुकानें होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, एक जगह स्थायी होती हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती हैं। पहला, यात्रा करने वाले खुदरा विक्रेताओं की तुलना में उनके पास अधिक पैसा होता है। किसके पास? फिक्स शॉप के पास अधिक संसाधन होते हैं तो अधिक पैसा होता है। बी, ये खुदरा विक्रेता विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विभिन्न काम भी करते हैं। ये खुदरा विक्रेता जो हैं ग्राहकों को अधिक से अधिक सेवा भी प्रदान कर पाते हैं। ठीक है। फिर इसके प्रकार क्या होते हैं? प्रकार भी पढ़ेंगे। जर्नल स्टोर होते हैं, स्पेशलिस्ट शॉप होती हैं, स्टॉल धारक होते हैं, पुरानी वस्तु की दुकानें होती हैं। ठीक है। फिक्स्ड शॉप जो लार्ज जो रिटेलर्स होते हैं हमारे, फिक्स शॉप के जो निम्नलिखित इसके हमारे शामिल होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, पहले हमने डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होता है? ये एक बड़ा रिटेल आउटलेट होता है जो एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उत्पादों में पेशकश करता है। विभिन्न चीज़ें इसमें पाई जाती हैं एक ही छत के नीचे, जिन्हें अच्छी तरह से परिभाषित विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें कोई विभाग जिनमें से प्रत्येक एक शोटर के भीतर प्रसाधन, दवाई, फर्नीचर, किराने का सामान आदि जैसे कि उत्पादों में पंक्ति विशेषज्ञता होती है। ठीक है, किसमें होती है? डिपार्टमेंटल स्टोर में।
साथ ही साथ अब देखो डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने पढ़ लिया क्या होता है कि एक ही छत के नीचे इसमें विभिन्न वस्तुएं हमारी पाई जाती हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, ये एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होता है ताकि अधिकतम ग्राहक इसकी ओर आकर्षित हो चुके हैं या फिर पहुंच सकें। वे रेस्तरां, यात्रा सूचना ब्यूरो और टेलीफोन बूथ, टॉयलेट आदि जैसी सभी सुविधाओं का ये प्रदान करता है। ठीक है, फिर ये स्टोर आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए इन्हें आमतौर पर निदेशक मंडल द्वारा जो है प्रबंधित एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी खरीदारी स्टोर के खरीद विभाग द्वारा केंद्रित रूप से की जाती है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो है स्टेलिंग के साथ साथ वेयर हाउसिंग दोनों का कार्य भी करता है। मतलब बेचने के साथ साथ क्या है, घर पहुंचने का काम भी काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, मतलब हमारा विभागीय जो स्टोर होता है हमारा, उसके लाभ विभागीय स्टोर जो होता है बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो विभागीय स्टोर क्या होता है, विभागीय स्टोर को जो है डिपार्टमेंटली बोला जाता है ना। अभी हमने डिपार्टमेंटल की विशेषताएं पढ़ी, अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, हमें लाभ क्या होता है इससे वो पढ़ते हैं। तो ये बड़ी संख्या में आकर्षित करता है केंद्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण। ठीक है, वह ग्राहकों को बहुत सी सुविधा प्रदान करता है क्योंकि एक ही स्थान पर कई सामान होते हैं, खरीद सकते हैं एक ही स्थान पर। वह ग्राहकों को जो है आकर्षक सेवा प्रदान करता है, जैसे कि सामानों की होम डिलीवरी करता है, क्रेडिट सुविधा, उधार सामान दे देता है और बाद में पैसे पे कर सकता है, क्रेडिट सुविधा हो गई, टॉयलेट होता है। ठीक है, फिर वह विभिन्न प्रचार गतिविधियों को करने में सक्षम होता है जो कि लोगों को उत्पादों के बारे में जानकर ये विज्ञापन प्रचार, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है ना, वो भी उसमें भी भागीदारी लेता है। ठीक है, फिर वह बड़े पैमाने पर संगठित होते हैं, इस प्रकार उन्हें बड़े पैमाने पर संचालन के लाभ भी मिलता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय जो स्टोर होते हैं हमारे, उनकी सीमाएं क्या होती है, वे बड़े पैमाने पर काम तो करते हैं जिसके कारण ग्राहकों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाता, प्रत्येक व्यक्ति को पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें वे ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर, जैसे कि टॉयलेट सामान की आदि, होम डिलीवरी आदि, जिससे उनकी परिचालन लागत जो है बढ़ जाती है, उन्हें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है अपने बिजनेस में और इस प्रकार माल की कुल कीमत भी बढ़ जाती है। इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है सामान महंगा मिलता है क्योंकि ये काफ़ी सारी हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर वे एक ऐसे केंद्रीय स्थान पर जो सीमित होते हैं, स्थित होते हैं और इस प्रकार से अचानक आवश्यक वस्तु के लिए सुविधाजनक ये नहीं होते हैं। मतलब वे एक केंद्रीय स्थान पर स्थित हैं और इस प्रकार वे अचानक आवश्यक वस्तु के लिए सुविधाजनक नहीं होते। कहीं हमें आवश्यक कोई चीज़ पड़ जाए, बाय द वे इन पे दुकान पे ना मिले तो एकदम से हमें नहीं मिल पाती है। फिर वे बड़े पैमाने पर काम करते हैं, इसीलिए नुकसान संभावना भी उच्च होती है। जितना बड़े लेवल पर हम बिजनेस करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों के साथ बड़ा स्टोर भी होता है ना। दवाई, फर्नीचर, कपड़े आदि जैसे कि अलग अलग विभाग भी ये सामान बेचते हैं इसमें। इसलिए शहर के केंद्रीय स्थान पर स्थित होते हैं। इन स्टोरों में प्रबंधक जो निदेशक मंडल द्वारा किए जाते हैं, निर्देशक। ठीक है, फिर इन दुकानों में भंडारण की सुविधा भी होती है, स्टॉक है ना, स्टॉक पहले से करके रख लिया जाता है इसमें। अब इससे हमें लाभ क्या होता है कि ये बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर किसको लाभ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर को क्या लाभ होता है कि बड़ी मात्रा में ग्राहकों को जो है आकर्षित कर लेता है, ख़रीदारी आसान हो जाता है और ख़रीदना भी आसान हो जाता है, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अधिक सेवा प्रदान सुविधा हमें मिलती है। डिपार्टमेंटल स्टोर से बड़े पैमाने पर संचालन लाभ भी होता है और विज्ञापन की बिक्री भी बढ़ जाती है इससे। ठीक है, सीमाएँ क्या होती हैं इसकी, व्यक्तिगत का अध्ययन नहीं करता है, कोई व्यक्तिगत पर ध्यान नहीं देता है, स्टोर में संचालन की अधिक लागत हो जाती है, हानि की जो अधिक संभावना रहती है इसमें घर से बहुत दूर नहीं होता है। ठीक है, फिर चैन स्टोर फिर ये एकाधिक दुकानें इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन होता है चैन स्टोर, मल्टीपल शॉप भी बोल दिया जाता है। ठीक है,
शॉप खुदरा दुकानों में नेटवर्क को संदर्भित करती है जो एक ही संगठन के स्वामित्व संचालित होते हैं, जो एक देश के विभिन्न हिस्सों में फैले इलाकों में स्थापित होते हैं, जैसे कि बाटा शू कंपनी, चैन स्टोर और मैकडॉनल्ड आदि। ऐसी दुकानों की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये जो चैन स्टोर फिर ये एकाधिक दुकानें होती हैं, जैसे कि हमारी बाटा है, शू कंपनी है, जैसे कि मैकडॉनल्ड है। इनकी विशेषता क्या होती है ये भी जान लेते हैं कि वे लोकप्रिय स्थानों में स्थित होती है जहां अधिकतम ग्राहक पहुंच सकते हैं। ठीक है। माल का जो निर्माण है या फिर खरीद का मुख्य कार्यालय या केंद्रीकृत जो होता है, जहां से प्रत्येक दुकान या फिर माल को भेजा जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक चैन स्टोर की जो देखरेख का शाखा प्रबंधक होता है, प्रबंधक द्वारा की जाती है। क्या? देखरेख, जो उसके दिन प्रतिदिन कामकाज के लिए जिम्मेदार होती है। फिर वे बिक्री, नकद, जमा, स्टॉक की जो है आवश्यकता जैसी सभी जानकारी प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेजती रहती है। ठीक है। कौन? प्रबंधक भेजता रहता है। फिर सभी शाखाओं का जो नियंत्रण होता है प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। वस्तुओं की कीमतें निश्चित हो जाती हैं और सभी बिक्री नगद आधार पर होती है। चेन स्टोर क्या होते हैं कि जैसे हमारा मैकडॉनल्ड है और ये बाटा कंपनी जो शू कंपनी की है, जो बाटा कंपनी, और ये जो मैकडॉनल्ड है, इनकी जो सजावट होती है बिल्कुल एक जैसी होती है। भले ये हर इलाके में इनकी दुकानें होती हैं। अगर मैकडॉनल्ड जो हमारी कंपनी है, मैकडॉनल्ड में अगर एक दुकान में फ्रंट गेट ही है तो हर जिस भी शहर में जहाँ ये मैकडॉनल्ड की कंपनी स्थित होगी उसमें सिर्फ एक ही गेट होगा। इसकी जो सजावट होती है एक ही जैसी होती है और हर जगह प्राइस जो होता है इनका बिल्कुल सेम टू सेम होता है, कहीं भी ज़्यादा या कम नहीं होता है। और ये किसके द्वारा? प्रधान कार्यालय द्वारा ये निर्धारित किया जाता है इसमें। और जो इसकी बिक्री होती है बिल्कुल नगद होती है, इसमें गारंटी भी दी जाती है। ठीक है। ये सजावट बिल्कुल इनकी एक जैसी होती है, एक ही कंपनी की इसमें चीज़ें मिलती है, बाटा कंपनी की। और मैकडॉनल्ड में चेन स्टोर के फ़ायदे क्या होते हैं कि वह नगद आधार पर जो माल बेचती है और इस प्रकार खराब ऋणों के कारण कोई हानि नहीं होती। ठीक है। ये जो वस्तुओं और सेवाओं की जो बिक्री होती है, इसमें बिचौलिया को इसमें ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता क्योंकि वह सभी सीधे ग्राहकों को सामान और सेवा बेच देती है। ग्राहक आता है, सामान अपना लेके चला जाता है। ठीक है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। केंद्रीय खरीद पर यह निर्माण संगठन बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का आनंद लेने में सक्षम होती है। फिर संगठन को कुल जोखिम कम हो जाता है। जो हमारा संगठन है इसमें जोखिम कम हो जाता है क्योंकि एक दुकान द्वारा किए गए नुकसान को दूसरी दुकान जो है मुनाफे में कवर कर लेती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैकडॉनल्ड की जो कंपनी है एक ही जगह तो साइट नहीं है, हर जगह है ये दुकान है, हर इलाके में पाई जाती है। इनकी सजावट, अगर एक दुकान में सामान नहीं बिक रहा तो कोई झंझट नहीं है, दुकान अपनी बंद तो नहीं कर सकते। अगर हमें नुकसान हो रहा है किसी चीज़ का तो हमारी दूसरी भी दुकानें हैं। मैकडॉनल्ड की काफ़ी कंपनियाँ, ब्रांड एक ही है, उसके पार्ट ज़्यादा हो गए हैं, दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, तो एक दुकान में अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी दुकान है ना मैकडॉनल्ड की, वो अपना जो पैसा जिसका उसका नुकसान हो रहा है वो भरपाई कर लेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इसके और प्रधान कार्यालय द्वारा इसकी सजावट और सामान कितना आ रहा है, स्टॉक कितना हो रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इन इलाके में जिन सामान की मांग नहीं है उन्हें दूसरे इलाकों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैकडॉनल्ड में जैसे कि कोई चीज़ ग्राहक नहीं ले रहा है, उस चीज़ को दूसरे मैकडॉनल्ड की दुकान में बेच दिया जाता है, नुकसान नहीं होता इस चीज़ का। फिर दूसरी जगह चला जाता है, उस जगह उसकी मांग हो रही है तो उधर वो बिक जाती है। जहाँ इनकी मांग है जिससे डेड स्टॉक की संभावना भी कम हो जाती है। मतलब जो डेड स्टॉक होता है हमारा, ख़राब माल होता है हमारा, उसका जो स्टॉक भर जाता है उसका भी कम हो जाता है क्योंकि ये बिक रहा है सामान, स्टॉक कोई बच नहीं रहा है, डेड स्टॉक। ठीक है। फिर यदि कोई दुकान लाभ पर नहीं चल रही तो इसे बंद किया जा सकता है। यह पूरे संगठन की लाभप्रदता को
प्रभावित किए बिना किसी अन्य इलाके में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर किसी दुकान में 4 जगह मैकडॉनल्ड की दुकानें हैं, अगर एक दुकान को लाभ नहीं हो रहा, उधर के लोग मैकडॉनल्ड का यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी वहाँ से सामान नहीं खरीदे, उसे नुकसान हो रहा है, तो वो अपना सामान क्या करेगा, दूसरे वाले मैकडॉनल्ड की कंपनी में देगा, क्योंकि उसका ओनर जो है कंपनी का एक ही ओनर है, बस कंपनी उसकी कई जगह है, ठीक है। इसीलिए उसे नुकसान ओनर को कहीं नहीं होगा, जहाँ दुकान चल रही है वो सारा सामान उस वाली दुकान में भेज दिया जाएगा। फिर चेन स्टोर की सीमाएँ क्या होती है, यानी कि हमारे चेन स्टोर जाता है हमारा, या फिर चेन स्टोर को हम बोल सकते हैं, चेन स्टोर को बहुसंख्यक दुकानें भी बोला जा सकता है, बहुसंख्यक दुकानें। फिर हमारा होता है कि चेन स्टोर की सीमाएं क्या होती हैं, कि श्रृंखला भंडार जो है, चेन स्टोर को जो है बहुसंख्यक दुकानें भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं, एक ही कंपनी की दुकानें होती हैं, इसीलिए बहुसंख्यक दुकानें भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो चेन स्टोर जो है उसकी सीमाएं क्या होती है, फिर से बता देते हो। जो श्रृंखला भंडार अपने संगठन में उत्पादित वस्तुओं को ही बेचते हैं, मतलब जो मैकडॉनल्ड है हमारा, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं मैकडॉनल्ड का, मैकडॉनल्ड में जो चीज़ें बनती हैं सिर्फ वो उसी चीज़ों को बेचते हैं। बाटा कंपनी में जो हमारी चीज़ें बनती हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बेचते हैं, इसीलिए वे वस्तुओं की सीमित विकल्प को ही प्रदान करते हैं, सीमित विकल्प ही, ठीक है। दूसरी सीमा ये होती है कि चेन स्टोर का जो प्रबंध करने वाले कार्मिक को प्रधान कार्यालय के निर्देशन को पालन करना होता है। कार्मिक जो काम करने वाले होते हैं उनको जो प्रधान कार्य जो भी निर्देश देता है उनका पालन करना होता है। इस प्रकार वे ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए स्वयं पहल नहीं करते हैं। जैसा प्रधान बोलता है वैसा ये लोग काम करते हैं, अपनी मनमर्जी का ये लोग नहीं कर सकते, ठीक है। यदि कई दुकानों द्वारा संचालित सामानों की मांग में परिवर्तन हो जाता है तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय कार्यालय में बड़ी मात्रा में स्टॉक बिके रह जाते हैं, ठीक है, अगर उनके परिवर्तन होता है तो। फिर चेन स्टोर जो है मतलब बहुसंख्यक, हमारी जो दुकानें हैं बहुसंख्यक, तो उसमें जो होता है पहला कि ये दुकानें जो हैं लोकप्रिय इलाकों में स्थित होती हैं। माल जो है प्रधान कार्यालय में भेजा जाता है, फिर प्रधान कार्यालय सब दुकानों में भेजता है, ठीक है। प्रत्येक दुकान का एक शाखा प्रबंधक देखरेख में होता है, एक प्रत्येक दुकान का। सभी शाखाओं का नियंत्रण प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। सभी बिक्री जो नगद होती है प्रधान कार्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति करता है, जो पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसके लाभ क्या होते हैं कि बड़े पैमाने पर इसमें उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा दुकानें होती हैं। मैकडॉनल्ड की कई सारी शाखाएँ हैं, ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा उत्पादन करने की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। बिचौलिया इसमें नहीं होता, बिचौलिया से इसमें बचा जाता है। नगद आधार होता है इसमें, कैश डिलीवरी होती है, कैश में सामान बेचा जाता है, जोखिम कम होता है इसमें। बिचौलिए से बचने के कारण कम लागत होती है। लाभ ना होने पर स्थान बदला जा सकता है, ठीक है, इतना समझ में। फिर इसकी सीमाएं होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं बहुसंख्यक हमारी दुकानों की। सीमांत किस्में इसमें उपलब्ध होती हैं, ठीक है, किस्में, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्श नहीं होता इसमें, और मांग में परिवर्तन के मामले में नुकसान होता है, फैसले में देरी होती है, ठीक है। मेल ऑर्डर क्या होता है, मेल ऑर्डर हाउस, ठीक है, ये रिटेल आउटलेट जो मेल के माध्यम से अपना माल बेचते हैं, ठीक है, मेल के माध्यम से, उन्हें मेल ऑर्डर हाउस कहा जाता है। इस प्रकार के जो व्यापार क्रेता और विक्रेता के बीच कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। व्यापारी समाचार पत्र या पत्रिका में विज्ञापन के माध्यम ग्राहक से संपर्क करते हैं। सर्कुलर, कैटलॉग और मूल्य सूची उन्हें डाक द्वारा भेजी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा विज्ञापन होता है, विज्ञापन के उत्पादन के बारे में सभी जानकारी, जैसे कि मूल्य है, सुविधा, वितरण की शर्तें क्या है, मतलब एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग है ये, ठीक है। ग्राहकों को अग्रिम रूप से पूरा भुगतान करने के लिए कहा जाता है, या फिर सामान जो है VPP मतलब वैल्यू पेएबल पोस्ट, VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट, ठीक है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, ठीक है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद करना ज़रूरी है। और
साथ ही साथ, ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके लिए पूरा भुगतान करना होता है। माल एक बैंक के माध्यम से भेजा जाता है जो उन्हें ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, तब उसका पूरा भुगतान होता है। ये VPP जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना है। वैल्यू पेएबल पोस्ट, ठीक है, वैल्यू पेएबल पोस्ट। फटाफट अपना चैप्टर करते हैं खत्म। मेल ऑर्डर हाउस के जो लाभ होते हैं, क्या लाभ होते हैं इसके, इन्हें कम पूंजी के साथ शुरू किया जा सकता है मेल ऑर्डर को, क्योंकि भवन या अन्य बुनियादी सुविधा पर कोई खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेल ऑर्डर है, इसीलिए उन्हें बिचौलिए से सेवा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, वे ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा नहीं देते हैं क्योंकि ये मेल ऑर्डर है। ठीक है, और इस प्रकार खराब ऋणों की कोई संभावना इसमें नहीं होती। जहाँ कहीं भी डाक सेवा उपलब्ध हो वहाँ से लोगों को सेवा कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की सेवा कर सकते हैं। वे ग्राहक के दरवाजों पर सामान पहुंचाते हैं, होम डिलीवरी, जिससे ग्राहकों को सामान खरीदने में काफ़ी सुविधा मिल जाती है। देखो टाइम की भी हमारी बचत हो जाती है इससे। ठीक है, इतना समझ गए। फिर है मेल ऑर्डर की जो सीमाएँ होती हैं, हमारे मेल ऑर्डर की जो सीमाएँ होती है, क्या होती है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। इसमें खरीदार जो है और जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उसके बीच में कोई संपर्क नहीं होता, क्योंकि खरीदार खरीदने से पहले उत्पादों की 5 जांच करने में स्थिति में नहीं है। ठीक है, वे विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिससे बाद में उनके लागत बढ़ जाती है। ठीक है, मेल ऑर्डर की बिक्री के बाद जो सेवा उपस्थित होती है इसमें एक साथ होती है ना, तो मतलब जो मेल ऑर्डर हमारा होता है उसकी बिक्री के बाद जो है बिक्री सेवा अनुपस्थित हो जाती है। ठीक है, वे क्रेताओं को साथ की सुविधा नहीं देते हैं। उनकी सफलता काफ़ी हद तक डाक सेवा की दक्षता पर निर्भर करती है। मेल के माध्यम से जो ऑर्डर की प्राप्ति और निष्पादन में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिससे डिलीवरी में भी देरी हो जाती है। मेल ऑर्डर हाउस जो होता है हमारा, वह खुदरा विक्रेता अपने उत्पादकों को मेल के माध्यम से बेचता है। इसके लाभ क्या होते हैं, कम पूंजी लगती है, बिचौलिया से बचा जा सकता है, कोई ऋण इसमें नहीं होता, बुरा ऋण नहीं होता, अधिक ग्राहक पहुँचते हैं इसमें। ठीक है, सामान दरवाजे के तक पहुंच जाता है। सीमा क्या होती है इसकी, कोई व्यक्तिगत संपर्क इसमें नहीं होता, विज्ञापन पर भारी खर्चा होता है और बिक्री के बाद सेवा नहीं होती। कोई ऋण सुविधा, बिक्री हो जाती है तो उसके बाद कोई हमें सेवा नहीं मिलती है, कोई भी ऋण सुविधा हमें इसमें नहीं मिलती है। मेल ऑर्डर में डिलीवरी में भी देरी हो रही होती है इसमें, और डाक सेवा पर ये निर्भर करता है मेल ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि डाक के द्वारा आता है ना हमारा सामान, तो डाक पे पहुँचता है, मतलब हमारा पोस्ट ऑफिस सामान पहुँच जाता है। पोस्ट ऑफिस हमारा सामान पहुँच गया, उसके साथ क्या हुआ, फिर पोस्ट ऑफिस से हमारे घर पर आता है सामान और हमारे दरवाजे तक हमें हमारा सामान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वेंडिंग मशीन क्या होती है भाई, वह सिक्के के चलने वाली एक मशीन होती है जिसका उपयोग कई देशों में दूध, ठीक है, शीतल पेय, चॉकलेट, प्लेटफॉर्म टिकट आदि जैसे कई उत्पादों बेचने के लिए किया जाता है। नवीनतम क्षेत्र में जिसमें यह अवधारणा लोकप्रिय होती है, बैंकिंग सेवा, ऑटोमेटेड, ठीक है, टेलर मशीन का मामला होता है, मतलब ATM, टेलर मशीन, ठीक है, उसे बोला जाता है ATM को। ठीक है, और उन्होंने बैंक की किसी भी शाखा में जाए बिना किसी भी समय पैसा निकालना संभव कर दिया है। वह सभी कीमतों वाले उत्पादों के में पैक किए ब्रांडों को बेचने में उपयोगी हो सकती है, जिसका टर्नओवर अधिक होता है, जो आकार में और वजन में समान होती है। और हालांकि इन मशीनों की स्थापना लागत और नियमित रखरखाव जो है और मरम्मत में काफ़ी अधिक खर्चा आता है, लेकिन इसके अलावा जो उपभोक्ता ना तो खरीदने से पहले उत्पादों देख सकते हैं और ना ही अवांछित सामान वापस कर सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता सहकारी स्टोर कौन सा होता है, उपभोक्ता सहकारी कंज्यूमर वाला, उपभोक्ता को तो कंज्यूमर कहा जाता है ना, कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बोला जाता है ना इसीलिए। ठीक है, साथ ही साथ ये स्टोर जो है उपभोक्ता द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित एक संगठन सहकारी समिति, आमतौर पर बड़ी मात्रा में सीधे थोक विक्रेता या फिर निर्माताओं पर खरीदी जाती है। ठीक है, अब इसके हमें लाभ क्या मिल जाते हैं कि बनाने में आसान होता है। ठीक है, सीमित दायित्व होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार होता है, उसका कम कीमत होती है, नगद बिक्री होती है, सुविधाजनक स्थान होता है ये हमारा। ठीक है, सीमा क्या होती है इसकी,
कि सीमा कोई व्यक्तिगत संपर्क इसमें नहीं होता, अधिक विज्ञापन होता है, बिक्री के बाद कोई सेवा इसमें नहीं मिलती, क्रेडिट सुविधा इसमें नहीं होती है और डिलीवरी में भी देरी हो जाती है। इसमें कई बार डाक सेवा पर अधिक निर्भरता इसमें होती है, डाक सेवा पर ही, ठीक है। और उपभोक्ता हमारा उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता सहकारी स्टोर जो है, इसका स्वामित्व और प्रबंधक जो उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, ठीक है। बिचौलिया से बचने के लिए यह शुरू किया गया है उपभोक्ता सहकारी, ठीक है, बिचौलिया से बचने के लिए। इसके लाभ क्या क्या हो जाते हैं कि बनाने में आसान होता है, एक तो ये कंज्यूमर्स के द्वारा बनता है ना, इसीलिए सीमित दायित्व होती है, सभी के लिए समान व्यवहार रहता है, कम लागत लगती है, इसमें बिक्री केवल नगद में की जाती है, इसमें स्थान सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं, जो सार्वजनिक स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर ये स्थान होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ की सीमाएँ क्या होती हैं कि पहली बात तो प्रेरणा में कमी होती है इसमें, मतलब प्रेरणा में इसमें कमी होती है, कम धन होता है, इसमें कोई व्यावसायिक परिश्रम नहीं होता, कोई संरक्षण इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। सुपर मार्केट क्या होता है? सुपर मार्केट जो है, सुपर मार्केट एक बड़ा स्टोर होता है जिसमें कई तरह के उत्पादों को बेचा जाता है, एक ही छत में कम लागत होती है, केंद्रीय स्थान पर ये स्थित होता है, व्यापक चयन होता है, इसमें कोई भी चयन की चीज़ हम ले सकते हैं इसमें, साथ ही साथ कोई बुरा ऋण नहीं होता है इसमें, और बड़े पैमाने पर के लाभ भी इसमें होते हैं, ठीक है। सीमा क्या होती है इसकी कि क्रेडिट सुविधा, इसमें कोई क्रेडिट सुविधा भी नहीं होती है, कोई का सामान नहीं मिलता है हमारा, कोई व्यक्तिगत संपर्क इसमें नहीं होता है, माल की गलत हैंडलिंग भी नहीं हो जाती है, कई बार इसमें गलत हैंडलिंग, बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल ओवरहेड भी होता है इसमें, ठीक है। वेंडिंग मशीन जो है हमारा, वेंडिंग मशीन कम कीमत वाले उत्पादों पहले के जैसे पैक किए गए ब्रांड बेचने में साबित हो रही है, जिसका टर्नओवर जो है अधिक होता है और इसके आकार और वजन जो है समान रहता है। आंतरिक व्यापार में बढ़ावा देने में भारतीय वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और उद्योग मंडलों में क्या भूमिका रही है कि माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही हुई है, अंतर्राज्यीय, ठीक है, और स्थानीय कर आय के रूप में कार्य करता है, और माल वर्धित कर और कृषि जो है उत्पादन में क्या है, विपणन है, उचित बाट और माप का इसमें क्या होता है, उपयोग होता है, करना होता है, और दोहरा वाले ब्रांडों की जो इसमें रोकथाम होती है, 2 ब्रांड नहीं होते, उचित सड़क, बिजली, रेलवे प्रदान करना और लचीले श्रम कानून, ठीक है। और संक्षेप में प्रमुख अवधारणा क्या होती है? थोक व्यापार का अर्थ क्या है कि पुनर्विक्रय के उद्देश्य से जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का जो खरीद और बिक्री होती है, वही क्या होता है, थोक व्यापार हमारा होता है ना। ये सब तो जानते ही हैं। माल का जो वितरण होता है कैसे होता है, मैं एक चैन आप लोगों को पार्ट 1 में बता रही थी। पहला होता है हमारा प्रोड्यूसर, यानी कि हमारा उत्पादनकर्ता जो होता है, उत्पादनकर्ता जो हमारा होता है ना। और होलसेलर थोक व्यापारी होता है हमारा, है ना, थोक व्यापारी होता है हमारा। साथ ही साथ रिटेलर कौन होता है हमारा, फुटकर व्यापारी, और किसको, कंज्यूमर, उपभोक्ता को ये सामान दे देता है। प्रोड्यूसर जो है हमारा सामान किसको देता है, थोक व्यापारी को देता है, थोक व्यापारी को इसको देता है, बेचता है सामान फुटकर व्यापारी को, और कंज्यूमर को बेच देता है। यही हमने चैप्टर में पढ़ा। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है हमारा, डिपार्टमेंटल स्टोर शहर के केंद्रीय स्थान में ये स्थापित होता है, जिसका उद्देश्य एक छत के नीचे ग्राहकों को सभी ज़रूरतों का सामान पूरा करना होता है। एक ही छत के नीचे सारी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है। उपभोक्ता को रेस्टोरेंट जैसी सेवा भी प्रदान करता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में रेस्टोरेंट भी होते हैं। उनकी नीति जो एक समान नहीं होती है, इनकी नीतियाँ मतलब पॉलिसी, ये उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति होती है। जिसकी ज़्यादा इनकम है उसके लिए ये सूटेबल है, और माल केवल क्रेडिट आधार पर इसमें भेजा जाता है, ठीक है। एकाधिकार दुकानें जो होती हैं हमारी, एकाधिकार यानी कि एकाधिकार दुकानें हमारी वो दुकानें होती हैं जिसमें एक अधिकार दुकानें हमारी हमारी जो एकाधिक दुकानें होती हैं
इसमें आवासीय क्षेत्रों में कई दुकानें स्थित होती हैं इनके एक आवासीय क्षेत्र में। ठीक है, हमारी जो एकाधिक दुकानें, कौन सी दुकानें हो गई हमारे, जो चेन स्टोर हमने बताया था, ये दुकानें केवल विशेष उत्पादकों को पेशकश करती हैं। ये दुकानें केवल सीमित सेवा प्रदान करती हैं और मूल्य निर्धारण नीति इसमें एक समान होती है। दुकानों की सभी आय वर्ग जो है पूरा करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ माल जो है, माल केवल नगद में इसमें मिलता है, उधार नहीं मिलता है। शॉर्ट में अब सबको बताया जा रहा है सुपर मार्केट क्या होता है। सुपर मार्केट सुपर ऑर्डर हाउस जो होता है, ये अपना सामान डाक के जरिए बेचते हैं। ठीक है, उनका ग्राहकों के से कोई व्यक्तिगत संपर्क इसमें नहीं होता है। उन्हें सामान बेचने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें मुख्य रूप से बिचौलिए से बचने के लिए शुरू किया गया है। वह ऋण सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, ऋण इसमें नहीं मिलता है हमें। ठीक है, सुपर मार्केट कौन से होते हैं? सुपर मार्केट बड़ी मात्रा में उत्पादन बेचता है और जो सुपर मार्केट जो बड़े बाज़ार होते हैं हमारे, ठीक है, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों में चुन सकते हैं और सभी उत्पाद जो है एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते हैं और वह बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाभ उठाते हैं। चूँकि माल केवल नगद आधार पर बेचा जाता है तो इसमें कोई बुरा निर्णय नहीं होता है, कहीं हमारा पैसा नहीं मारा जाता है इसमें। और केंद्रीय रूप में, ये जो केंद्रीय रूप में स्थित होते हैं यानी शहर के केंद्र में स्थित होते हैं। हमारा जैसे दिल्ली है, दिल्ली का केंद्र में हमारा स्थित होते हैं ऐसे कि। ठीक है, आंतरिक व्यापार के मुख्य उपयोग किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज क्या होते हैं? आंतरिक व्यापार के मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित होते हैं कि पहला हो जाता है हमारा इसमें चालान जो कटता है ना, चालान वो। क्रेडिट खरीद के मामले में माल के विक्रेता द्वारा एक विवरण दिया जाता है जिसमें वह खरीदार द्वारा खरीदे गए सामान का विवरण देता है। चालान जैसे कि मात्रा, गुणवत्ता, दर, कुल। ठीक है, यही होता है इसमें। बिक्री और व्यापार छूट कितनी हुई है, जिसे बिल या फिर मेमो भी कहा जाता है, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। क्रेता को चालान से ही विक्रेता को भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी मिलती है। ठीक है, चालान से ही मिलती है। दूसरा होता है हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, अकाउंट्स में है सारे प्रोफॉर्मा इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिल्स पेबल, रिसीवेबल, यही सब है ना। कंसाइनर से कंसाइनी को भेजे गए माल के विवरण वाले स्टेटमेंट या फिर फॉरवर्डिंग लेटर को प्रोफॉर्मा इनवॉइस के रूप में जाना जाता है। यह भेजे माल की मात्रा, गुणवत्ता, कीमत, व्यय से संबंध और विवरण देता है। कंसाइनमेंट जो होता है के मामले में कंसाइनर का एजेंट होता है। ठीक है, जिन्हें कंसाइनर की ओर से सामान बेचना होता है। ये स्टेटमेंट या फिर परफॉर्मा इनवॉइस केवल उनकी जानकारी के लिए ही होता है। इसके अंतिम चालान के रूप में जो है जाना जाता है, अंतिम रूप के में जाना जाता है। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने अभी बताया, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये एक ऐसा पत्र या फिर नोट होता है संदर्भित जो खरीद द्वारा विक्रेता को ये कहते हैं कि भेजा जाता है कि उसकी मतलब विक्रेता की जो राशि का नोट उल्लेखित राशि में वापस किए जाने वाले सामान के कारण डेबिट नोट कर दिया जाता है। ठीक है, डेबिट नोट वही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये मात्रा दर जो है मूल्य की ओर की वापसी के कारण को भी बता देता है। जो डेबिट माने क्या होता है? पैसे जमा कर दिए, उससे जो हमें नोट प्राप्त होता है वही होता है डेबिट नोट। ठीक है, खरीद पर दिया जाता है। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट एक ऐसा प्रत्यय नोट होता है, संदर्भित होता है, जो कि विक्रेता द्वारा, जो विक्रेता है, बेचने वाला है, खरीदार को ये कहते हुए भेजा जाता है कि उसके द्वारा लौटाए गए सामान के बारे में उसके दावे की स्वीकृति के कारण उसके खाते में उल्लेखित राशि जमा की गई है। ठीक है, अगर उसके पास कोई सामान गलत आ गया है तो उसको क्रेडिट वो पैसे करते हैं किसने? विक्रेता ने। ठीक है, लोरी रसीद, ये एक ऐसा स्थान होता है दूसरे स्थान पर भेजने के लिए स्वीकार किए माल के लिए परिवहन कंपनी द्वारा जारी रसीद संदर्भित होता है। इसे ट्रांसपोर्ट रिसीट यानी कि ट्रांसपोर्ट रिसीट, ट्रांसपोर्ट टीपी बोला जाता है, जैसे कि टीपी, ट्रांसपोर्ट बिल, ट्रांसपोर्ट रिसीट या और बिल्टी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्टी के नाम से। ठीक है, रेलवे रसीद जो होता है ये एक स्टेशन के से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए स्वीकृत माल के रूप में रेलवे जारी रसीद होती है, संदर्भित इसको किया जाता है। ठीक है,
अब हमारी व्यापार की शर्तें क्या होती हैं कि व्यापार की शर्तें होती हैं, व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द ये होते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, COD, कोड, ठीक है। कोड की फुल फॉर्म क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। ये एक प्रकार के लेन देन को संदर्भित करता है जिसमें डिलीवरी के समय वस्तु या सेवा के भुगतान जो होता है क्या भुगतान जो है किया जाता है। यदि खरीदार माल या सेवा का विवरण समय भुगतान में असमर्थ है तो उसे विक्रेता को वापस कर दिया जाता है। अगर वो मतलब कहने का मतलब यह है, यदि ये एक ऐसा प्रकार का लेन देन होता है जिसमें डिलीवरी के समय जब सामान दिया जाता है के समय वस्तु या सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश पे करना, ठीक है। जब डिलीवरी आएगी जब ही हम कैश देंगे, ठीक है। यदि खरीदार जो है जो खरीद रहा है माल को या सेवा वितरण जो है के समय भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो वो इसे विक्रेता को वापस कर देता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो पैसे वापस कर देता है, ठीक है। फिर फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल, ठीक है। FO भी बोला जाता है, फिर FOR, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेलवे। यह ऐसा विक्रेता खरीदार के बीच अनुबंध को दर्शाता है, संदर्भित करता है जिनमें वाहक को डिलीवरी के बिंदु तक भी सभी मतलब एक जहाज, रेल, लॉरी को हो सकता है आदि विक्रेता जो होता है द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। लागत, बीमा और ढुलाई मतलब CIF, ठीक है। लागत, बीमा और ढुलाई, ठीक है। यह माल की कीमत जिसमें न केवल माल की लागत शामिल है बल्कि माल का देय बीमा और माल की ढुलाई भी इसमें शामिल होती है। CIF माने कॉस्ट इंश्योरेंस, ठीक है। फ्रेट, FRIEGST, फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। ये शामिल होता है इसमें। फिर आता है हमारा E&OE, त्रुटि और चूक को छोड़कर, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा शब्द को संदर्भित करता है जिसका उपयोग व्यापार दस्तावेज में कहने के लिए किया जाता है कि गलतियों और भूली हुई चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ठीक है। ये ऐसी चीज़ों को संदर्भित करता है जो चीज़ें नोट नहीं की गई हैं। इस शब्द का प्रयोग जो है मूल सूची, चालान, कैश मेमो और कोटेशन इत्यादि जैसे दस्तावेजों में दी गई गलत या अधूरी जानकारी के लिए कानूनी दस्तावेज को कम करने में प्रयास किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर आता है हमारा कि आंतरिक व्यापार के संवर्धन में वाणिज्य और उद्योग मंडल की क्या भूमिका होती है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स विभिन्न ट्रेडों और उद्योगों से संबंधित व्यवसायों का स्वैच्छिक संघ है। यह तक कि पेशेवर विशेषज्ञ जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, ठीक है, फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंशियर हो गया और किसी विशेष इलाके में, क्षेत्र या देश व्यवसाय में लगे इन अन्य लोगों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदस्य बन सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्यों के सामान्य व्यावसायिक हित को बढ़ावा देना और उसकी किसी विशेष इलाके में, क्षेत्र या देश की वाणिज्य उद्योग के विकास को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। फिर है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला कार्य इसका होता है व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में अनुसंधान करना और आंकड़े और अन्य जानकारी एकत्र करना होता है इसमें, ठीक है। सदस्यों को तकनीक, कानूनी और अन्य उपयोगी जानकारी की सलाह भी देना होता है। व्यावसायिक रुचि की पुस्तकों, प्रबंधकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना होता है, मतलब क्या मैगजीन में देना होता है ना, ठीक है। सदस्यों की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी इसमें करनी होती है। कुछ कक्ष व्यावसायिक परीक्षा भी आयोजित करते हैं और डिप्लोमा प्रदान भी करते हैं, ठीक है। देखा होगा डिप्लोमा आप लोगों को मिलता होगा, कई कोर्स किया होगा। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रदर्शनकारी व्यापार मेलों आदि की व्यवस्था भी करना होता है। इसमें सरकार को सलाह देना, क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक विकास में संदर्भित मामलों में निर्यातकों को मूल प्रमाण जारी करना, सरकार में समक्ष व्यावसायिक हित और शिकायत का प्रतिनिधित्व करना भी होता है, ठीक है। 9 आ जाता है हमारा व्यापारिक समुदाय को आम समस्या पर चर्चा करने में के लिए एक मंच प्रदान करना, सदस्यों के बीच समस्या और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करना।
अब हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे से, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इनमें। उस व्यापारी का नाम बताइए जो उत्पादकों और खुदरा विक्रेता के बीच कड़ी का काम करता है। कौन करता है? थोक व्यापारी करता है। उपभोक्ता उत्पादक से सामान लेता है और किसको बेच देता है? फुटकर व्यापारी को बेच देता है। ठीक है। उस व्यापारी का नाम बताइए जो सीधे उपभोक्ता को से व्यापार करता है। उपभोक्ता से सीधे उपभोक्ता से व्यापार करता है। फुटकर व्यापारी होता है हमारा, तो है ना। FICCL का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। समझ गए? इतना होता है। अब उन फुटकर विक्रेता के नाम लिखिए जिनमें व्यवसाय के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। व्यवसाय का कोई निश्चित भ्रमणकारी खुदरा विक्रेता होता है हमारे। फिर स्वयं सेवा के आधार पर विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करने वाली बड़ी खुदरा व्यापार इकाई का नाम क्या है? सुपरमार्केट, बड़ी मात्रा में सामान बेचता है। सस्ते जैक कौन होते हैं? सस्ते जैक छोटे खुदरा विक्रेता होते हैं जिनकी व्यापारिक इलाके में अस्थायी दुकानें होती हैं। सस्ते जैक वही होते हैं जो हमारा माल रिपेयर करते हैं, जैसे कि घड़ी को मरम्मत कर देना, चप्पल की मरम्मत को, वही सस्ते जैक होता है। एग्जाम्पल बोले तो घड़ी रिपेयर करने वाला, घड़ी को ठीक करने वाला, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। फिर खुदरा दुकानों में उस नेटवर्क का नाम लिखिए जिसका स्वामित्व और संचालन निर्धारण या डिलीवरी द्वारा किया जाता है। ठीक है, चेन स्टोर में होता है या फिर मल्टीपल स्टोर बोल दिया जाए। ठीक है, एक ही बात है। फिर आता है हमारे एक छत के नीचे अच्छी तरह से परिभाषित विभागों को क्या वर्गीकृत उत्पादों में विविध की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठान। ये तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर ही होता है ऐसा। ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन कि मेल ऑर्डर, मेल के माध्यम से माल बेचने वाले रिटेल आउटलेट का नाम क्या होता है? मतलब जो मेल ऑर्डर के माध्यम से जो माल बेचने वाले रिटेल होते हैं, आउटलेट का नाम क्या होता है? मेल ऑर्डर हाउस होता है। यात्रा करने वाले कौन होते हैं? घूमने वाले फुट के छोटे पैमाने पर खुदरा विक्रेता होते हैं। ठीक है, जिनके पास व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है हमारा। ठीक है। फिर अति लघु प्रश्न कुछ आते हैं हमारे, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस। सुपरमार्केट की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना है। सुपरमार्केट में तरह तरह के उत्पाद बिकते हैं। ठीक है, ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पादों में से चुन सकते हैं। सभी उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते हैं। जितने भी हमारा सामान होता है एक ही छत के नीचे मिल जाता है। फिर आता है मेल ऑर्डर हाउस को समझाओ। मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है? मेल ऑर्डर हाउस जो है डाक द्वारा बेचते हैं। ठीक है, इनका ग्राहकों से कोई निश्चित संपर्क नहीं होता। उनके सामान बेचने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें मुख्य रूप से बिचौलिया से बचने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन थोक व्यापारी, जो थोक बिक्री से क्या आशय है आपका? पुनर्विक्रय के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। थोक व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं का वितरण की प्रक्रिया में कई कार्य में और निर्माताओं को और खुदरा विक्रेताओं को मूल्यवान सेवा प्रदान करती है। ठीक है, यही हमारा थोक बिक्री होता है ना। तो फुटकर व्यापारी से क्या आपका आशय होता है? फुटकर व्यापारी तो आप आसानी से बता सकते हो कौन होता है फुटकर व्यापारी। एक फुटकर व्यापारी जो होता है व्यावसायिक उद्यम जो सीधे अंतिम उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं को बिक्री कर देता है, और खुदरा विक्रेता जो है उत्पादकों को अंतिम उपभोक्ता के बीच एक कड़ी रूप में कार्य करता है ना। फिर एक वस्तु और सेवा के वितरण में उपभोक्ता थोक विक्रेता और निर्माता को उपयोगी सेवा प्रदान भी करता है। फिर एक क्वेश्चन है कि फुटकर विक्रेता के कार्य को संक्षेप में लिखना है। फुटकर विक्रेता जो होता है उसके कार्य को संक्षेप में वो क्या क्या कार्य करता है? तो थोक विक्रेता को जो निर्माता होता है, विनिर्माता होता है, थोक व्यापारी होता है, उसको सेवा प्रदान कर देता है एक तो ये। फिर वस्तुओं की वितरण में सहायता कर देता है। व्यक्तिगत बिक्री करता है ये। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद करवा देता है। कौन? फुटकर व्यापारी करवा देता है। बाजार में जानकारी अर्जित करता है। बाजार की बिक्री बढ़ाने में भी ये मदद कर देता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया, फिर इसकी सेवाएं क्या होती हैं कि उपभोक्ता को सेवा क्या देता है ये? उत्पादों की नियमित उपलब्धता होती है। नई उत्पाद जानकारी इसमें मिल जाती है, हमें क्या क्या नया सामान आ रहा है भाई। अच्छा फिर आता है आसानी से खरीदारी करना होता है। फिर उत्पादों को अधिक चयन, बिक्री सेवा के बाद ऋण, बिक्री जो होती है बिक्री सेवा के बाद फिर ऋण सुविधा देना होता है इसमें। ठीक है।
डिपार्टमेंटल स्टोर की विशेषताएं क्या होती है, इसको संक्षेप में बताएं। डिपार्टमेंटल स्टोर जो है शहर के मध्य में स्थित होता है। पहली बात तो इनका लक्ष्य ग्राहकों को सभी जरूरतों के एक छत के नीचे ही नहीं पूरा करना होता है। इनका उद्देश्य ये होता है उपभोक्ता को रेत इस तरह जैसी सेवा प्रदान करना होता है ना। और उनकी मूल्य नीति एक समान नहीं होती है। वे उच्च आयु वर्ग की भी उपयोगिता को पूरा कर देते हैं। फिर माल केवल उधार आधार पर ही बेचा जाता है। उधार ही बेचा जाता है माल केवल। फिर आते हैं हमारे थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस कि डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर में अंतर क्या होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है हमारे डिपार्टमेंट शहर के केंद्र में स्थित होते हैं। पहला बात तो इनका लक्ष्य ग्राहकों को सभी ज़रूरतों को एक ही छत के नीचे पूरा करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है वे उपभोक्ता को रेस्टोरेंट जैसी सेवा भी प्रदान करते हैं। इनकी मूल्य नीति एक समान नहीं होती है। वे उच्च आय वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। माल केवल जो है उधार में ही बेचा जाता है इसमें, ठीक है। फिर हमारा जो एकाधिक दुकानें होता है, चेन स्टोर बोल लो, एकाधिक दुकानें बोल लो, एक ही बात है। तो आवासीय क्षेत्र में कई दुकानें स्थित होती हैं इसकी, है ना। ये दुकानें केवल विशिष्ट उत्पादों की पेशकश करती हैं और वे ग्राहकों को केवल सीमित सेवाएं प्रदान करते हैं। मूल्य निर्धारण की नीति एक समान होती है इसमें। ये दुकानें सभी आय वर्ग की ज़रूरतों को पूरा कर देती हैं और माल केवल नगद आधार पर ही बेचा जाता है। इसमें उधार नहीं बेचा जाता कोई भी सामान, ठीक है। फिर आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाली भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की भूमिका क्या निभाती है। ये भूमिका मैंने अभी पढ़ा है, बिल्कुल जस्ट अभी, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाली भारतीय भूमिका ये होती है कि माल की अंतर्राज्यीय आवाजाही हो जाती है। इसमें स्थानीय कर जो है आय के रूप में बदल जाता है। स्थानीय कर जो है इनकम के रूप में बदल जाता है। कृषि उत्पाद का विपणन हो जाता है। उचित बाट और माप का उपयोग इसमें होता है। दोहरा वाले ब्रांडों की इसमें रोकथाम होती है। एक ही ब्रांड इसमें बनता है। उचित सड़कें, बिजली, रेलवे उपलब्ध कराना होता है इसमें, ठीक है। फिर है कि उपभोक्ता जो है सहकारी स्टोर उपभोक्ता में सामान्य हितों की रक्षा के लिए बनाए। व्याख्या करनी है इसकी हमें। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना यार, ठीक है। उपभोक्ता सहकारी स्टोर, इसका जो स्वामित्व और प्रबंधक होता है उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है। इसका प्रबंधक, ठीक है, बिचौलिया के रूप में बेचने के लिए शुरू किया गया, बिचौलिया से बचने के लिए इसमें, ठीक है। इसका लाभ क्या होता है, बनाने में आसानी होती है, सीमित दायित्व होती है, सभी के लिए सामान्य व्यवहार होता है, कम लागत होती है, बिक्री केवल नगद में की जाती है और स्थान सार्वजनिक स्थान होता है इसमें, ठीक है। फिर है कि स्ट्रीट, इन सब की व्याख्या करनी है। स्ट्रीट ट्रेड की, फेरी वालों की और सस्ते बाजार जैक की। स्ट्रीट ट्रेड्स बोलो, ठीक है, नहीं, हाँ, मार्केट ट्रेडर्स की भी। हॉकर्स, पैडलर्स, जो उत्पादक होते हैं जो उत्पादकों को साइकिल पर ये सुना कर बेचते हैं, ठीक है। वे कम मूल्य के उत्पादकों का सौदा करते हैं बाजार में। फिर बाजारी व्यापारी जो होते हैं हमारे, ये छोटे फुटकर व्यापारी होते हैं जो निश्चित दिनों में जैसे कि शनिवार, शुक्रवार आदि को अपना दुकान लगाते हैं। रेडी पटरी वाले जो होते हैं ये अपना जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं सस्ते जाए। ये जब घड़ी की मरम्मत का काम करते हैं वे बार बार स्थान बदलते रहते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि खुदरा विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली किन्हीं 5 फुटकर विक्रेता जो होता है हमारे उपभोक्ता को क्या सेवा प्रदान करता है। उपभोक्ता की नियमित उपलब्धता को बताता है और नई उत्पाद जानकारी दे देता है। आसानी से खरीदी करना होता है इसमें, आसानी से खरीदी कर पाता है, ये सेवा प्रदान कर पाता है। उपभोक्ता जो है उत्पादों को अधिक चयन कर पाता है। उपभोक्ता जो है बिक्री सेवा के बाद होती है, बिक्री के बाद सेवा मिल जाती है बिक्री के बाद। फिर ऋण सुविधा देना होता है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है भाई। इसे गुणों की व्याख्या करनी है। बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करता है। एक तो ये खरीदना आसान हो जाता है, इसमें अधिक सेवा प्रदान करता है, बड़े पैमाने पर संचालन में लाभ होता है, विज्ञापन में बिक्री बढ़ती है विज्ञापन में, ठीक है। फिर बड़े क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है और कई दुकानें बड़े खुदरा प्रतिष्ठान फिर भी वे अलग हैं, कैसे समझाओ। कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो है हमारा शहर के केंद्र में स्थित होता है
उनका लक्ष्य ग्राहकों को सभी ज़रूरतों की एक ही छत के नीचे ज़रूरतों को पूरा कर देना होता है। इनका उद्देश्य ये होता है। वे उपभोक्ता को रेस्टोरेंट जैसी सेवा भी प्रदान करता है। इनकी मूल्य नीति एक समान नहीं होती है। वे उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। माल केवल उधार आधार पर ही बेचा जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, तो समझे। फिर हमारा एकाधिक दुकानें। एकाधिक दुकानें आवासीय क्षेत्र में स्थित होती हैं। ये दुकानें केवल कई दुकानें स्थित होती हैं आवासीय ये स्थित में जहाँ पे लोग रहते हैं। ये दुकानें केवल विशिष्ट उत्पादों को पेशकश करती हैं। ग्राहकों को केवल सीमित सेवा प्रदान करती हैं। मूल्य निर्धारण नीति एक समान होती है। इसमें पॉलिसी एक समान होती है सबकी। ये दुकानें सभी आय वर्ग की ज़रूरतों को पूरा कर देती हैं। माल नगद आधार पर ही इसमें बेचा जाता है। ठीक है, फिर है हमारा मेल ऑर्डर हाउस। ग्राहक को बहुत सी सुविधा प्रदान करता है, फिर भी लोकप्रिय नहीं है। कौन? मेल ऑर्डर हाउस। तो इसकी सीमाएं क्या है भाई? सीमाओं से पता चलता है कि व्यक्तिगत संपर्क नहीं करता है। पहली बात तो विज्ञापन भी भारी खर्च होता है। बिक्री के बाद सेवा नहीं होती, इसमें क्रेडिट सुविधा नहीं होती, डिलीवरी में देरी हो रही होती है और डाक सेवा पर ये निर्भर करता है। सो हमारा चैप्टर यहीं पे हमारा एंड होता है, चैप्टर का फिनिश होता है। हमने बिल्कुल चैप्टर अपना कवर कर लिया। पार्ट 2 में हमने बिल्कुल अपना चैप्टर कवर कर दिया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।